नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री बाई एसएन यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने आगामी आयोजित होने वाली परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि नामक टॉपिक से लगभग 30 प्रश्नों के क्रमवार श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न है वह आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ ही हम आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का पहला जो प्रश्न है वह है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जो जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक होता है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ए है अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, बी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और डी है निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। निष्क्रिय या न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है इंद्रियों के विकास या इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। यानी पियाजे ने विकास की पहली अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था की संज्ञा दिए हैं। संवेदी पेशी अवस्था की संज्ञा दिए हैं। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु को छूने, पकड़ने और उसे चूसने का काम करता है। इसीलिए जीन पियाजे ने इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था की संज्ञा देते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ये है पूर्व बाल अवस्था के दौरान, बी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में और डी है किशोरावस्था के दौरान। तो साथियों, इसका राइट आंसर है किशोरावस्था के दौरान। यानी सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है बालक का वह किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में बालक का रुझान जो होता है वह सामाजिक परिवेश की तरफ ज़्यादा होता है। यानी वह इस अवस्था में बालक जो है इस अवस्था में समूह में रहना पसंद करता है और लोगों से मेल मिलाप यानी मित्रवत व्यवहार की ओर अधिक रुझान रखता है और उसका जो है समाज के तरफ भी रुझान होता है। यानी सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वह किशोरावस्था के दौरान बालक में होता है। 3 नंबर का प्रश्न है, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ये है गत्यात्मकता, बी है स्थिर, सी है प्राथमिक और डी है गौड़। तो राइट आंसर है इसका स्थिर। यानी अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से संबंध है। ये है व्यवहारवादी, बी है संरचनावादी, सी है संज्ञानवादी और डी है विकासवादी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है व्यवहारवादी। यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है वह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यानी शिक्षण को इसमें समझ के लिए प्रदर्शित नहीं करता है। ये है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये तो करता है यानी ये सही है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यह गलत है। यानी परिघटना या अवधारणाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, यह भी सही है।
नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये भी सही है। यानी राइट आंसर है बी। यानी शिक्षण को समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, वह है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। 6वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ये है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ये हमेशा सफल होते हैं। यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं। साथियों अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, न कि सफलता को निश्चित करता है। यानी यह सफलता को निश्चित नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ये है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी है, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी है, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। और डी है, तनाव को नियंत्रित करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है, विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। यानी प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धियों के लिए जरूरी नहीं है कि उनको कक्षा में अलग बैठाकर या उनको समकक्षियों से दूर किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर का प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ये है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सी है, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। और डी है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो साथियों इसका राइट आंसर है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। यानी छोटे शिक्षार्थियों में शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है। 9वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। ये है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। बी है, स्व अनुशासन और नियंत्रण। सी है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। और डी है, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो साथियों इसका राइट आंसर है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। यानी शिक्षार्थियों का आत्मनियम जो है वो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं जाना जा सकता? ये है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। बी है, अनअधिगम या अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सी है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और डी है, सीखना कुछ चीज़ों के लिए है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर है, व्यवहार का अध्ययन सीखना। यानी व्यवहार का अध्ययन सीखना जो है सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। साथियों व्यवहार का अध्ययन सीखने के अध्ययन के लक्षण के रूप में इसलिए नहीं जाना जा सकता है क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जाता है, न कि व्यवहार का अध्ययन करके। यानी व्यवहार का अनुकरण करके किसी चीज़ को सीखा जाता है, न कि व्यवहार का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। 11 नंबर का प्रश्न है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद
सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। यानी सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है वह दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। 12 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। बी है पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। और डी है बुद्धिमान है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, उसी को सृजनात्मक शिक्षार्थी कहा जा सकता है, जो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। 13 नंबर का प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। ए है शारीरिक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास और डी है बौद्धिक विकास। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बौद्धिक विकास। यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। 14 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये है विकास क्रम में, बी है विकास की सामान्य क्षमता में, सी है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में और डी है विकास की दर में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है विकास की दर में। यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन ए है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बी है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सी है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। और डी है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। यानी बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। 16 नंबर का प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ये है उसके जिज्ञासी स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सी है इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे और डी है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उसके जिज्ञासी स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। यानी इरफान एक लड़का है, वह खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे? उसके जिज्ञासी स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करने का काम करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में। बी है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। सी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में और डी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। यानी बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षक की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। 18 नंबर का प्रश्न है,
प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ होता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी है बुद्धि को भिन्न पक्षों के लिए सही है। सी है सही है और डी है सही हो सकता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना, दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 20 नंबर का प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह की ओर संकेत करता है। यह है आकलन के लिए सीखना। बी है आकलन का सीखना। सी है सीखने का आकलन या असेसमेंट और डी है सीखने के लिए आकलन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सीखने का आकलन, यानी सीखने का आकलन, असेसमेंट, यानी विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह सीखने का आकलन या असेसमेंट की ओर संकेत करता है। 21 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ये है समान से विशिष्ट की ओर, ये तो है। निरंतरता, ये भी है। अनुक्रमिकता, ये भी है। प्रतिवर्ती, साथियों, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी प्रतिवर्ती जो है वह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ती का अर्थ होता है, साथियों, प्रतिवर्ती का जो अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना, और यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। 22 नंबर का प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समैंकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। यह है मुक्त विद्यालयों। बी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। सी है नियमित विद्यालयों और डी है विशेष विद्यालयों में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है नियमित विद्यालयों में, यानी निःशक्त बच्चों के लिए समैंकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और नियमित विद्यालय जो है वह आ सकें, यानी निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय जो है नियमित विद्यालय आ सकें। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ए है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कार्यों से प्रभावित नहीं होता। बी है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। और डी है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप में सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो साथियों, इसका राइट आंसर है डी, यानी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। 24 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। सी है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को निकालना और डी है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना।
तो साथियों इसका राइट आंसर है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना होना चाहिए। 25 नंबर का प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। 26 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ये है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, सी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, और डी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो साथियों इसका राइट आंसर है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न है, शिक्षार्थी को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए है अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, बी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। तो साथियों इसका राइट आंसर है बी, यानी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यानी शिक्षक जो पूछे उन प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उस प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। ये है सत्र परीक्षा, बी है प्रश्नोत्तरी और खेल, सी है दत्तकार और डी है मौखिक प्रश्न। तो साथियों इसका राइट आंसर है दत्तकार, यानी दत्तकार रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण होता है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण दत्तकार होता है। 29 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उसके निदान के बाद होना चाहिए। ये है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, बी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, सी है समुचित उपचारात्मक कार्य, सी है सघन अभ्यास कार्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है समुचित उपचारात्मक कार्य, यानी विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के लिए समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। 30 नंबर का प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को देखा जाना चाहिए। ये है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, बी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, और डी है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो साथियों इसका राइट आंसर है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, यानी भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न है आपको बेहद पसंद आएंगे। तो साथियों अगर यह प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष
पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।